हाँ दोस्तों, तो गाइस आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू वायरल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस आज सबसे पहले आप सभी सिनेमा लवर्स को नेशनल सिनेमा डे, आज सिनेमा डे है और आज के दिन थिएटर्स में कई सारी मूवीज रिलीज हुई हैं। तो आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ वह है चुप द रिवेंज ऑफ ए आर्टिस्ट। मैंने ये मूवी देख ली है और इसके बारे में मैं दूंगा, देखो इस मूवी का मैं रिव्यू नहीं करूंगा क्योंकि भाई मुझे लग रहा है डर इस मूवी को देखने के बाद, क्योंकि कहीं मेरे भी माथे पर कोई स्टार बना के ना चला जाए। तो इस मूवी के बारे में अपना ओपिनियन दूंगा क्योंकि ओपिनियन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो बिना वक्त जाया करते हुए जल्दी से शुरू करें। चुप द रिवेंज ऑफ ए आर्टिस्ट, जिसको डायरेक्ट किया है आर बाल्की ने और जिसकी स्टार कास्ट में हमें देखने के लिए मिलते हैं सनी देओल, दुलकर सलमान, श्रेया धन्वंतरी, पूजा भट्ट। तो गाइज अगर चुप मूवी को देखने के बाद मैं आपको एक लाइन में अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो चुप मूवी एक अच्छी खासी बेहतरीन वेल रिटन और साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। और दूसरा, अगर मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि बॉलीवुड के द्वारा लिया गया रिसेंट टाइम में एक यूनिक, एक ऑनेस्ट और एक वेरी इंटरेस्टिंग अटेम्प्ट है जिसे हम सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो गाइस देखो, अब ओपिनियन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आज नेशनल सिनेमा डे के ऊपर के उपलक्ष्य में जो है जितने भी थिएटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उनमें हर शो की, हर मूवी की टिकट सिर्फ 75 रुपीज रखी गई है। और यही एक सबसे बड़ा रीजन था इस मूवी के हाउसफुल चलने का। जी हाँ, जिस थिएटर में मैं फर्स्ट गया था वहां का जो ऑडिटोरियम था वो पूरा का पूरा हाउसफुल था। और इवन चुप मूवी के जो सारे शोज मेरे सिटी में लगे हुए हैं सारे के सारे हाउसफुल हैं। तो एक सबसे बड़ा रीजन तो ये निकल कर आया टिकट प्राइसेस का कम होने का। दूसरा, मूवी सच में यूनिक कॉन्सेप्ट बनी है, क्योंकि मैंने जब चुप मूवी का ट्रेलर रिव्यू किया था उसमें भी ये बात बोली थी कि ये एक ऐसी थीम, एक ऐसे टॉपिक पर मूवी लेकर आर बाल्की आए हैं जिस पर किसी ने इंडिया में तो आज तक कोई अटेम्प्ट न लिया, न सोचा होगा। तो गाइस देखो, बात करूं मैं मूवी के बारे में तो देखो, मूवी जो है एक अच्छी खासी बेहतरीन और एक अलग यूनिक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई मूवी है। तो स्टोरी वही है जितना आपने ट्रेलर में देखा हुआ था कि साइको किलर है जो रिव्यूअर, जो फिल्म को रिव्यूज देते हैं यानी कि फिल्म क्रिटिक्स है, उनको मार रहा है। और वो इसलिए मारने के बाद उनके माथे पर उतने ही स्टार देके जाता है जितने स्टार किसी पर्टिकुलर मूवी को उस क्रिटिक्स ने दिए होते हैं। अब फिल्म में हमें देखने के लिए बचता क्या है? देखो, फिल्म में देखने के लिए बचता है कि वो साइको किलर कौन है, दूसरा क्या वजह है, और तीसरा कि फिल्म में की स्टोरी में ऐसा क्या है जो हमें इस फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। तो गाइस तीनों के बारे में सबसे पहले चर्चा करूंगा। तो देखो, बहुत से लोग, बहुत से YouTube रिव्यूअर्स ऐसे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, YouTube पर ऐसे रिव्यूज मिल जाएंगे जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जो साइको किलर था ना उसको लास्ट तक रिवील नहीं करना चाहिए था कि कौन था। तो भाई मैं उन लोगों से एक बात बता देना चाहता हूं, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि यार इंटरवल से पहले जब रिवील हो जाता है कि ये किलर कौन है तो फिल्म में मजा नहीं रहता। तो मैं एक बात क्लियरली बोल देना चाहता हूं कि आर बाल्की साहब ने ये एक मिस्ट्री थ्रिलर या सस्पेंस थ्रिलर मूवी नहीं बनाई थी जिसमें किलर को लास्ट तक रिवील ना किया जाए। उन्होंने ये मूवी बनाई है जो उनके फिल्म रिव्यूज, जो उनके फिल्म क्रिटिक्स, जो उनके ओपिनियन, जो उनके थॉट्स, जो उनके विचार हैं, उन विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को पब्लिक के साथ, ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। तो उनका जो मेन फोकस था वो उस थॉट पर था, उस ओपिनियन पर था, उनके उस आइडिया पर था जो वो पब्लिक तक पहुंचाना चाहते थे, ना कि उनका सस्पेंस थ्रिलर बनाने पे था। और यही रीजन था कि उन्होंने जो साइको किलर रिवील किया था कि ये मर्डर कौन कर रहा है, वो इंटरवल से पहले उनके जो करने का डिसीजन था वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। क्योंकि फिल्म के बाद सेकंड हाफ में बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आती हैं जो उस आइडिया को अच्छी तरह इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने ट्रेलर देखा है अच्छे से तो भी, और अगर आप फिल्म देखेंगे डायरेक्ट तो भी आपको इंटरवल तक जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये किलर कौन होने वाला है। क्योंकि यार
गिने हुए 2-3 लोग तो आपको मेन कैरेक्टर मेन लीड में दिखाई देते हैं, तो इजीली समझ में आ जाता है कि मेन किलर कौन निकलने वाला है। तो भाई ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना कि रिवील हो जाएगा तो आपको मजा खराब हो जाएगा, नहीं। देखो इस फिल्म के डायलॉग्स इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है। देखो क्योंकि टाइम टाइम पर ऐसे डायलॉग सुनने के लिए मिलते हैं। देखो मैं और आप जैसे लोग जो फिल्मों से जो सिनेमा से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी फिल्म में ऐसे डायलॉग जो काफी ज्यादा रिलेटेबल साबित होते हैं, जिन्हें सुनने के बाद लगेगा कि हाँ यार ये जो डायलॉग है पूरी तरह से हमारी लाइफ को, हमारा जो सिनेमा के लिए, हमारे जो मूवीज के लिए जो प्यार है, जो दीवानापन है, उसको इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पा रहा है, हम अच्छी तरह से इससे रिलेट कर पा रहे हैं। और कुछ डायलॉग्स ऐसे भी हैं जो एक रिव्यूअर्स, जो फिल्म क्रिटिक्स और फिल्म के बीच और डायरेक्टर्स और मेकर्स के बीच जो रिलेशन होता है उनको अच्छी तरह प्रेजेंट करते हैं। मैं आप लोगों को अपने चुप के शॉर्ट्स वीडियोज वाला जो अननोन फैक्ट्स वाला वीडियो था उसमें पहले ही बता चुका था कि इसमें हमें अमिताभ बच्चन साहब का एक कैमियो रोल देखने के लिए मिलने वाला है, और इसमें हमें वो अमिताभ बच्चन साहब का कैमियो रोल देखने के लिए मिलता है। वहां अमिताभ बच्चन सर के द्वारा कहा गया एक डायलॉग है जहां वो बताते हैं कि फिल्मों का जो क्रिटिसिज्म है वो होना किस लिए जरूरी है, सिर्फ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव क्रिटिसिज्म होना भी कितना जरूरी है, जिसमें वो साफ क्लियर ये बात बोलते हैं कि अगर फिल्मों में, अगर सिनेमा में सुधार लाना है, उसको अपग्रेड करना है, उसको और बेहतर बनाना है, तो फिल्म और मूवीज का क्रिटिसिज्म होना जरूरी है, उनकी आलोचना होना जरूरी है, क्योंकि वो आलोचक ही होते हैं जो किसी भी चीज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। और इसके साथ साथ वो एक बात और बोलते हैं जो कि बिल्कुल सही बात है कि जो फिल्म मेकर्स हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, उन्हें भी अगर उनकी फिल्म में कोई कमी है, कोई गड़बड़ है, तो उनको भी उस चीज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए, उन्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके देखो ये तो एक सीन के बारे में बात करूं, बाकी क्लाइमैक्स में जब क्लाइमैक्स रिवील होता है तो पूजा भट्ट भी एक ऐसा ही कुछ डायलॉग कहती हुई नजर आती हैं। इसके साथ साथ फिल्म में बीच बीच में काफी सारे डायलॉग्स भी ऐसे सुनने के लिए मिलते हैं जो हमें फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत से अवगत कराते हैं, जो हमें, जो क्रिटिक्स होते हैं ना, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, खास करके वो क्रिटिक्स जो ब्लू टिक वाले क्रिटिक्स होते हैं, जो पेड क्रिटिक्स होते हैं, जो सत्यमेव जयते 2 जैसी वाहियात मूवी को 3 स्टार और 3.5 स्टार देते हैं, और जो एक बेहतरीन मूवीज को 1 और 1.5 स्टार देकर खत्म कर देते हैं। ऐसे रिव्यूअर्स की भी हकीकत को सामने उजागर करती है। गाइस बात करूं अगर कास्ट की परफॉर्मेंस की, तो देखो अगर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसी की इस फिल्म में है तो इस फिल्म में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है दुलकर सलमान की। देखो मैं शुरू से कहता आता हूं कि दुलकर सलमान एक ऐसा बंदा है जो अपनी जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है उसका तो सुपरस्टार है ही, लेकिन बाकी फिल्म इंडस्ट्री में भी देखो, चाहे उनकी हिंदी फिल्में हो, चाहे उनकी तमिल फिल्में हो, चाहे उनकी खुद की जो रीजनल इंडस्ट्री है मलयालम इंडस्ट्री उसकी फिल्में हो, आप उनकी फिल्मोग्राफी देखिए, उनकी हर फिल्म का जो कंटेंट है, जो स्क्रिप्ट है, वो अलग मिलती है, एक यूनिक मिलती है। उन्होंने बॉलीवुड में कारवां और अब चुप ऐसी बेहतरीन फिल्में भी दी हैं। अभी पिछले महीने उन्होंने तमिल और तेलुगु में सीताराम जैसी एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी दी थी, और मलयालम में तो ना जाने उन्होंने कितनी सारी एक से एक बेहतरीन फिल्में दे रखी हैं। तो भाई उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना तो बहुत दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता। तो उन्होंने, क्योंकि देखो उनके कैरेक्टर में इस फिल्म में दिखाने के लिए काफी ज्यादा शेड्स थे, रोमांटिक शेड भी था, उसके साथ साथ नेगेटिव शेड भी था, ग्रे शेड भी था, और इमोशनल शेड भी था। कई सारे शेड थे, और हर लेवल पर जहां जहां जिस शेड की जहां जहां जिस कैरेक्टर की जहां इमोशन की जरूरत पड़ी उन्होंने उसको बखूबी निभाया भी है। इसके बाद मैं बात करूं तो ऑब्वियसली हमारे सनी पाजी। देखो हाँ, ये बात मैं कहना चाहूंगा कि सनी देओल का उस तरह से यूज नहीं किया गया इस फिल्म में जिस तरह से सनी देओल का यूज किया जाना चाहिए था। हालांकि फर्स्ट हाफ में उनका काम तो भी अच्छा है, लेकिन सेकंड हाफ में जब पूजा भट्ट की एंट्री हो जाती है तो उनका काम और भी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वहां पूजा भट्ट को लीड में कर दिया जाता है सनी देओल से भी आगे, तो वो आगे चलती है, सनी देओल पीछे चलते हैं। लेकिन जितना भी उनका काम है ठीक ठाक है, डिसेंट है। हालांकि अब मुझे उनकी सिर्फ एक ही मूवी का सबसे बेहतरीन तरीके से इंतजार है, वो है गदर 2 का। इसके बाद बात करूं श्रेया धन्वंतरी की, तो देखो श्रेया धन्वंतरी का जो काम था वो ठीक ठाक था, लेकिन मुझे इस फिल्म में जो सबसे ज्यादा चीजें खटकी वो एक चीज थी कि जो दुलकर सलमान और
श्रेया धन्वंतरी के बीच में जो रोमांस टाइम टाइम पर दिखाया जा रहा था वो इतना इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा था। इवन मैं आप लोगों को बताऊं तो कई सारे सीन्स ऐसे भी थे जहां वो सीन्स आ रहे थे, जो उन दोनों के बीच के जो रोमांटिक सीन थे वो मुझे लगे कि यार ये जो सीन था ये फिल्म में नहीं होना चाहिए था। अगर नहीं होता तो शायद फिल्म की लेंथ पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा फिल्म जो है थोड़ी और मजबूत नजर आती। तो वो सीन्स थे, क्योंकि वो सीन इतना इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे थे। तो पूजा भट्ट इतने सालों बाद आई है इन फिल्मों में, तो उनको जैसा काम मिला वैसा कर दिया। हालांकि उनकी एक्टिंग तो मुझे ना तो पहले कभी समझ में आती थी और ना अब की, तो बात ही क्या करूं मैं। तो गाइस ओवरऑल, अब हाँ एक बात और कि इस फिल्म का एक और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो है इस फिल्म की बैकग्राउंड म्यूजिक। देखो मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी बोला था कि इस फिल्म में जो भी रेट्रो सॉन्ग्स हैं उनको जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल किया गया है वो एक यूनिक है और एक अलग फिल्म को एक अलग लेवल पर लेकर चला जाता है। चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक प्यासा और कागज के फूल मूवी के सॉन्ग्स हो, चाहे जो एक रेट्रो सॉन्ग में जो एक बैकग्राउंड म्यूजिक आता है जो आपको ट्रेलर में भी और मूवी में भी टाइम टू टाइम सुनने के लिए मिलेगा। टर वाला जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो जिस सीन्स में आता है उस सीन्स की इंटेंसिटी को, उन सीन को और ज्यादा इंटेंस बना देता है। फिल्म में हमें हल्की फुल्की डार्क कॉमेडी भी देखने के लिए मिलती है, डार्क ह्यूमर भी देखने के लिए मिलता है, डायलॉग्स बेहतरीन है ही। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो गाइस देखो फिल्म जो है एक अच्छा खासा मैसेज देने की भी कोशिश करती है। लेकिन हाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, वो इसलिए मिला है क्योंकि फिल्म में हमें काफी ज्यादा दिल दहलाने वाली ब्रूटलिटी देखने के लिए मिलती है। मतलब जिस तरह से जो साइको किलर है, जो किलर है, वो जिस तरह से क्रिटिक्स को मारता है वो इतना ब्रूटली, इतना दिल दहला देने वाला है कि आप में से बहुत सारे लोग तो उसे देख भी ना पाए। तो गाइस बाकी ओवरऑल मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से चुप मूवी जो है वो एक बेहतरीन देखने लायक मूवी है, जो एक ऐसी मूवी है जो जिसे हर इंसान की, हर व्यक्ति की, हर ऑडियंस की सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि बॉलीवुड इस टाइम एक ऐसी मूवी लेकर आया है जो बाकी मूवी से कुछ नहीं, बिल्कुल हटकर है, जिसकी स्टोरी, जिसका प्लॉट, जिसकी थीम उसे एक यूनिक मूवी की कैटेगरी में रख सकता है। और अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो इतना पक्का मैं कह सकता हूं कि ये मूवी एक मास्टरपीस मूवी भी बनकर आ सकती है। तो गाइस यहीं तक था मेरा आज का रिव्यू। आशा करता हूं आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि जैसे ही मैं और कोई वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि मैं वहां भी अपडेट्स अपनी स्टोरीज के थ्रू देता रहता हूं। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।